जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बात 8वें वेतन आयोग की करूंगा क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है, सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल उठा रहे हैं जितने ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े लीडर हैं। किसी में भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं कि आखिर सरकार किसको फायदा देगी, कितना फायदा देगी, कब फायदा देगी। क्योंकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इन्होंने निकाला है, जो गजट नोटिफिकेशन उसमें निकाला है, उन्होंने अपनी बैकग्राउंड तैयार कर दी। यानी जो 3 लोग उन्होंने नियुक्त किए हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उनसे कहा है कि आपने हमारी तरफ देखना है, यानी सरकार की तरफ देखना है, सरकार के खजाने की तरफ देखना है, नेताओं की तरफ देखना है, यह कहा गया। लेकिन कर्मचारियों को फिर किस तरीके से देखेंगे? अब इसमें ना ही पेंशनर्स का जिक्र किया है, क्या 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा या नहीं होगा। परफॉर्मेंस बेस की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि यानी यह संशोधन आखिर 1 जनवरी 2026 से लागू है या नहीं लागू है। यह कहा गया है कि 18 महीने में रिपोर्ट दो। तो क्या सरकार सारी चीज अपने हाथ में रखना चाहती है? फिर आयोग ये किस तरह काम करेगा? दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा 2 बड़े ट्रेड यूनियन के नेताओं ने क्या कहा है। उसके बाद जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य यानी हमारे शिवगोपाल मिश्रा जी ने क्या कहा है, हमारे डॉक्टर मंजीत पटेल ने क्या कहा है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर में इससे कम मंजूर नहीं है। इसके साथ आपके साथ साझा करूंगा कि 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से वर्कआउट किया गया था, क्या है उसकी चेकलिस्ट, उस हिसाब से अभी फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए और कितना हो सकता है और कितनी मांग है। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि 2 ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने क्या कहा है। यानी क्या 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर होंगे 69 लाख पेंशनर्स, गिरेगा कर्मियों का मनोबल। भारत सरकार ने 3 नवंबर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा कर दी और उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने इस बाबत कहा, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखने पर पता चलता है कि मौजूदा सरकार की कामकाजी वर्ग और बुजुर्ग पेंशन के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। एआईटीयूसी की महासचिव ने केंद्र मोदी सरकार के सामने 69 लाख पेंशनर्स की चिंता व्यक्त की है। क्या आपने उन्हें दायरे से बाहर कर दिया है? इसमें आपने जिक्र नहीं किया है, इसलिए बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने इसके साथ का सम्मानजनक जीवन जीने लायक नहीं है आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में उन्होंने फिर सवाल उठाए कि आपने वेतन बढ़ोतरी की बात नहीं की, भत्ते की बात नहीं की, डीए की बात नहीं की। सीधा सीधा आपने कहा है कि उनको जो जिस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन दिए उससे पता चलता है कि आप अपना खजाना और आप अपनी चीजों को सुरक्षित पहले रखना चाहते हो। आप अपनी लंबी राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने देखा है, आप कर्मचारियों के सेक्रीफाइस, कर्मचारियों का काम त्याग और उनके बलिदान को उसमें कंसीडर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र नहीं किया है और तमाम मुद्दे उन्होंने रखे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने कहा है कितनी सारी बातें रखी हैं। उन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी की बात की है, 5% पेंशन बढ़ोतरी की बात की है और ये रिवीजन आप 10 साल में करते हो, इसके लिए हम आपके सामने मिन्नतें की जाती हैं। जब आपको चुनाव है उसी डेट पर चुनाव होगा, उसी डेट पर नया मुख्यमंत्री बनेगा, उधर ही 5 साल बाद विधायक बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा। यानी आपको समय पर सब चाहिए, नेता कहीं खाली नहीं रहनी चाहिए। एक पोस्ट नेता की खाली रह जाए तो उसका दोबारा रिइलेक्शन होकर के हो जाता है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों उन्होंने इसमें इसका जिक्र दिया है, 10 लाख से अधिक खाली पदों का है ये हाल। उन्होंने रेलवे से लगाकर बहुत सारे एम्प्लॉयज की बात की कि इतनी जगह आप उनकी चिंता नहीं है, देश चलाना है जिन्होंने, उनकी चिंता नहीं है। जो ऊपर बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर उनकी आपको चिंता है। सारी चिंताएं उन्होंने इसमें रखा है। उसके बाद जब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकलता है तो वित्त मंत्री साहिबा के लिए एक ज्ञापन दिया जाता है और ज्ञापन देने वाले हैं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और कर्मियों यानी जेसीएम के सदस्य श्री कुमार। यह जानकारी वाकई हैरानी होती है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का वेतन मौजूदा पेंशन संशोधन की सिफारिशें की उम्मीद थी, वो तो कहा नहीं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजकीय कोष पर ध्यान दिया गया है और बार बार उन्होंने
आयोग को इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए। इस कदम से पेंशनरों में चिंता व्यापक। उन्होंने पेंशनरों की बात की, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है क्या इनको फायदा होगा नहीं होगा, यह बड़ी चिंता का विषय। उन्होंने सारी चीजें इसमें डाला है और पुरानी पेंशन योजना का इन्होंने भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के नाम पर अन्याय कह रहे हो, यानी आपने अपनी सारी चीजें बता दी कि हमारे पास खजाना को देखना है, हमारे पास और वेलफेयर देखना है, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये गजट नोटिफिकेशन जिनके लिए है उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, उनके लिए आप किस तरह फायदा पहुंचाओगे। आपने वो नियम नहीं डाले, इसमें अपने मर्जी के नियम डाले, तो इसको लेकर ये भी आहत है। तो आइए थोड़ा बोर्ड पर समझते हैं आखिर किस किस की क्या है प्रतिक्रिया। सबसे पहले प्रतिक्रिया बताऊंगा जेसीएम श्री कुमार की, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के बारे में बताया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर के बारे में बताया, ओल्ड पेंशन मिशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा 18 महीने का एरियर ये लोग खा गए। पेंशन बढ़ोतरी एडिशनल पेंशन के नाम पर इनको ये बैठ के रखा हुआ है, कम्यूटेशन रिकवरी है, इसके ऊपर भी इन्होंने कंसीडर किया है डीओपीटी ने, लेकिन आखिर आगे क्या होता है। ओल्ड पेंशन जैसे कि कहा यह सरकार कंजूस है, इससे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अपेक्षा कब और कितनी, कब का मतलब है कब करेगी सरकार घोषणा। सरकार ने इसमें जिक्र नहीं किया कि 1 जनवरी 2026 से लागू है, वहां से एरियर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है 18 महीने का समय का मतलब है उत्तर प्रदेश के चुनाव, और उसके बाद जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे सरकार 6 महीने ले सकती है। 2028 तक तो जाना ही जाना है, फिर सरकार की मर्जी है 2029 के चुनाव में फायदा उठाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो उन्होंने इस तरीके से असमंजस में। अब जेसीएम स्टाफ साइड के जो सदस्य हैं शिव गोपाल मिश्रा जी बड़े माननीय, उन्होंने कहा हमें 2.86 से नीचे फिटमेंट फैक्टर नहीं चाहिए। पहली बार उन्होंने मनी 9 को एक इंटरव्यू में कहा है। 2.64 को डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने जस्टिफाई किया है, ये ऑटोमेटिक इस तरीके से जा रहा है। उसके बाद 2.46 सभी कह रहे हैं, यानी अब फिटमेंट फैक्टर का दायरा यहां तक इन्होंने बढ़ा दिया है। क्यों? अब इसके ऊपर बताऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर किस तरह वर्कआउट किया जाता है, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी आयोग बन गया है, आयोग के विचार्थ विषय उन्होंने डाल के रखे हैं, विभाग के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते बोनस वर्तमान इन सब की जांच करेगा, बढ़ाने की सिफारिश करेगा, लेकिन 5 चीजों को उन्होंने इस पर ज्यादा जोर दिया है, और यही सबसे ज्यादा कि देश की आर्थिक स्थिति, आपका वेलफेयर फंड भी होना चाहिए, पेंशन का जो बोझ है, अब इसमें पेंशन का बोझ है, इसके ऊपर बात करेंगे। राज्य सरकारों को भी फिर अपेक्षा होगी, उनको भी हमने साधना, इसके लिए भी फंड चाहिए, प्राइवेट सेक्टर है या इस तरीके के उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, और समय सीमा 18 महीने, और इसका हेडक्वार्टर उन्होंने दिल्ली बनाया। अब सारा सवाल आता है कि पेंशनर 60 लाख पेंशनर हैं, क्या इनको इस दायरे में लिया जाएगा, या फाइनेंशियल विल या कुछ और सोच रही। अब बात निकल के आ रही कि 2004 के बाद के पेंशनर तो है ही नहीं, शामिल ही नहीं है, यानी जो एनपीएस ओपीएस सिस्टम है उनका अलग सिस्टम है। अब उसी सिस्टम को पुराने पेंशनर्स के लिए साथ भी लागू किया जा रहा है, यानी ओल्ड पेंशनर के को भी कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति लग रही है सरकार की। और उन्होंने कहा है कि वेतन संबंधी उनका किस तरीके से उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं उनका जिक्र कम करते हुए सरकार ने अपनी चीजें उसमें डाली हैं, और कहा है परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। अब परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी बढ़ेगी, क्या अब इंक्रीमेंट भी सरकार कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी शिकंजा कस रही कि आपको मिलने वाला 1 साल के अंदर जो आपको इंक्रीमेंट मिलता है 3%, उसको भी कहीं परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जाएगा तो मैकेनिज्म क्या होगा। तमाम तरीके के सवाल भरे पड़े हैं, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस गजट नोटिफिकेशन के बाद सरकार से कई प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल जवाब तो सरकार देगी नहीं, सरकार अपने शांत हो गई है। सरकार का पूरा ध्यान है बिहार चुनाव में, यानी बिहार को फतेह करने के बाद सरकार अपना काम करेगी, आयोग अपना काम करेगा, और ये सारे अंदर की बात हो सकती है। तो आइए हम एक आपके सामने रखते हैं कि आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में बार बार बात की जा रही है, तो आखिर 6th पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे वर्कआउट किया गया था, यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कैसे वर्कआउट किया गया था, तो ये आपके सामने एक टेबल है। उसके बाद 7th पे कमीशन में किस तरह वर्कआउट किया था, और 8वें में टेंटिवली हम लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इसी ढर्रे से, यानी पुराने ढर्रे से यदि कहीं पे किस तरीके से पे कैलकुलेट होती है तो लगभग फिटमेंट फैक्टर क्या आ जाएगा।
सिक्स्थ पे कमीशन में चीजें वही पुरानी है कि एक इंडिविजुअल, यानी मैं बात करूं कि आपके फैमिली यूनिट्स को, यानी फैमिली यूनिट अभी 3 कंसीडर किए, उसके बाद 5 की मांग है। 3 का मतलब है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों को आधा आधा है, तो यानी 3 के हिसाब से कितना है, 5 जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जाएगा या नहीं जाएगा, और तमाम चीजें परिवर्तित तो होंगी, उन सब को लेकर के उन्होंने 2.86 और 2.64 की बात की है। पुराने ढर्रे की बात करते हैं तो इसमें 3 यूनिट के हिसाब से उनको कितना दाल लगती है, कितना उनको वेजिटेबल्स लगती है, कितना फ्रूट, कितना मिल्क, कितना शुगर, कितना ऑयल, कितना फिश, मीट, एग, डिटर्जेंट, क्लोथिंग, और उसके बाद जितने उनके एडिशनल जो भी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर चार्जेस का, मैरिज का, रिक्रिएशन का, फेस्टिवल का, स्किल का, ये सारी चीजें इसमें कंसीडर की जाती हैं। और 3 यूनिट का, यानी हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों का खाना पीना रहना सहना, उस हिसाब से उन्होंने पे लेवल 1 का एक कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन से लगभग जा रहा है जो अभी के हिसाब से कैलकुलेशन किए तो फिटमेंट फैक्टर, यानी आपकी तनख्वाह बेसिक पे या बेसिक पेंशन डबल होने के चांस है, यानी 1.98 निकल के आ रहा है, जैसा कि एक चार्ट है जो तैयार किया है बेस्ड ऑन 6th और 7th पे कमीशन का। तो दोस्तों अभी तक ये थी अपडेट। धन्यवाद।